भारती। पिटारा। पिटारा में आज सेहतनामा। सेहतनामा कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने एनेस्थेसिया विशेषज्ञ डॉक्टर जयेश राजपुरा से। इनसे बातचीत की है रेडियो सखी ममता सिंह ने। इस बातचीत का विषय है एनेस्थेसिया क्यों और कैसे। तो चलिए सुनते हैं ये बातचीत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और सेहतनामा कार्यक्रम में आज डॉक्टर जयेश एन राजपुरा से टेलीफोन पर हम बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर जयेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती परिवार की ओर से। नमस्कार। नमस्कार ममता जी। डॉक्टर जयेश जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि एनेस्थीसिया के डॉक्टर की क्या भूमिका होती है, क्या काम होता है उनका? ममता जी, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर होता है वो एक ऐसा विशेषज्ञ होता है जो ऑपरेशन के दौरान यानी कि सर्जरी के दौरान रोगी को बेहोश रखता है और उनको दर्द मुक्त रखता है। ऑपरेशन से पहले हम रोगी की जांच करते हैं, उनकी परिस्थिति का अनुकूलन करते हैं। उतना ही नहीं, हम ये भी देखते हैं कि ऑपरेशन के बाद भी मरीज पेन फ्री रहे, उनको कोई दर्द न हो और उनके शरीर के सारे सिस्टम पूर्ववत स्थिति में रहे। जी। संक्षिप्त में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोग न तो केवल ऑपरेशन के दौरान ही रोगी के साथ होते हैं, पर ऑपरेशन के बाद भी मरीज के साथ ही रहते हैं। डॉक्टर जयेश, ये आपने जानकारी दी कि एनेस्थीसिया के डॉक्टर की भूमिका क्या होती है, और अब हम जानना चाहते हैं कि किन परिस्थितियों में एनेस्थीसिया दिया जाता है मरीज को? एनेस्थीसिया कोई भी ऑपरेशन में दे सकते हैं, या तो काफी कुछ प्रोसीजर जो रहते हैं जिसमें दर्दी को पेशेंट को नींद नहीं आती, या तो सो नहीं पाते या तो सहन नहीं कर पाते, तो सारी परिस्थितियों में एनेस्थीसिया दिया जाता है। जी। छोटे से छोटा ऑपरेशन हो, शरीर का कोई भी छोटे से छोटा हिस्सा हो, उसको एनेस्थीसिया दे सकते हैं, या तो फिर कोई भी बड़ा से बड़ा ऑपरेशन उसमें एनेस्थीसिया दे सकते हैं। कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं जैसे MRI, CT स्कैन, जिसमें रोगी सीधा सो नहीं पाता या लेट नहीं पाता, तो उसके लिए भी हम एनेस्थीसिया देते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी विस्तार से जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को कि MRI का आपने जिक्र किया, तो MRI में किस तरह से एनेस्थीसिया का क्या रोल होता है? MRI में ऐसा होता है कि जो MRI सेंटर होता है, MRI की मशीन होती है, उसमें बहुत सारी आवाज भी आती है और एक वो क्लोज रूम जैसा होता है। जी। तो कुछ लोगों को ऐसे बंद रूम की फोबिया या डर लगा रहता है, और या तो उनको शरीर में कोई इस प्रकार का पेन हो, बैक हो, तो उसके लिए हम लोग दर्दी को पेन रिलीफ के इंजेक्शन और नींद आने का इंजेक्शन देते हैं, ताकि वो MRI का प्रोसीजर जो आधे घंटे या पौने घंटे का होता है वो आराम से सहन कर सके। जी। डॉक्टर साहब, हमें बताइए एनेस्थीसिया के बाद की जो तकलीफें होती हैं वो क्या क्या होती हैं? हमने सुना है कि एनेस्थीसिया की वजह से कई बार लोगों को नौशिया होता है और भी तरह तरह की तकलीफें होती हैं, उसके बारे में हमें बताइए। हाँ जी। ऑपरेशन के बाद दर्दी को कुछ माइनर प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग। उसके लिए हम लोग ऑलरेडी पेशेंट को नील बाय माउथ यानी कि भूखे पेट रखते हैं। ऐसा हम लोग हर पेशेंट को बताते हैं कि ऑपरेशन से पहले मिनिमम यानी कि कम से कम 8 घंटे के लिए पेट खाली होना चाहिए। अगर आपने ऑपरेशन से पहले कुछ खाया पिया है तो बेझिझक आप अपने डॉक्टर को बता सकते हैं। अगर आपने कुछ लिया है, इस तरह कुछ खाया पिया है, तो वो ऑपरेशन के दौरान जानलेवा भी हो सकता है, या तो ऑपरेशन के बाद आपको बहुत सारी उल्टियां भी हो सकती है। अच्छा, तो खाली पेट क्यों रखने के लिए बोला जाता है? इसकी वजह क्या है? यही कि उल्टियां ना हो इसलिए, या उल्टियां ना हो उसकी वजह से। डॉक्टर जयेश जी, हमें बताइए कि क्या सर्जरी से पहले एनेस्थेटिक चिकित्सक से मिलना जरूरी होता है? जी हाँ, ये मैं यहाँ पे अपने सारे श्रोता मित्रों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि सर्जरी से पहले आप अपने एनेस्थेटिक चिकित्सक से जरूर मिलें। इस परीक्षण में हम देखते हैं कि पेशेंट को और कोई बीमारी है कि नहीं, जैसे मधुमेह, जिसे डायबिटीज कहा जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, हृदय रोग आदि और कोई बीमारी है कि नहीं, वो हम देखते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि मरीज सर्जरी के लिए अनुकूलित है कि नहीं। अगर मरीज सर्जरी के लिए फिट यानी कि अनुकूलित नहीं है तो हम उनकी स्थिति का अनुकूलन करते हैं, उसके बाद उनको सर्जरी में जाने के लिए सलाह देते हैं। अच्छा। इस परीक्षण में हम ये भी देखते हैं
कि रोगी को किस प्रकार का एनेस्थीसिया सुरक्षित रहेगा और उसके मुताबिक हम मरीज को तैयार करते हैं। जी, तो क्या क्राइटेरिया होता है आपकी जांच का कि रोगी किस तरह उपयुक्त है या नहीं है, एनेस्थीसिया दिया जा सकता है या नहीं, उसके लिए कोई खास पैमाना होता है आपके डॉक्टर्स का? जी हाँ, हमारा काफी क्राइटेरिया होता है। हम ये भी देखते हैं कि मरीज में मैंने जैसे बताया है कि क्या क्या बीमारियां है, ऑपरेशन के अलावा, मतलब जो ऑपरेशन का भाग है उसके अलावा सिस्टमिक मेडिकल इलनेस जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, यदि कोई पुरानी बीमारी है कि नहीं, या तो जिनको कोई मेडिसिन का एलर्जी है कि नहीं, ये सारी चीजें हम लोग जांचते हैं। उनका पूरा ब्लड रिपोर्ट, कार्डियोग्राम, ये सब देखते हैं। उसके हिसाब से हम नक्की करते हैं कि उनको क्या एनेस्थीसिया लगेगा। जी जी। और मरीज पर एनेस्थीसिया का असर लगभग कितनी देर तक रहता है? वो एनेस्थीसिया कौन सा देते हैं उसके हिसाब से रहता है। जैसे लोकल एनेस्थीसिया है तो जिसका इफेक्ट 1.5 से 2 घंटा रहता है, और स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, उनका इफेक्ट 3 से 4 घंटे तक रहता है। जी, और हमें बताइए कि क्या एनेस्थीसिया का असर मरीज की श्वास क्रिया पर भी होता है? क्या उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, एक एनेस्थीसिया होता है जनरल एनेस्थीसिया। कुछ ऑपरेशन में हम लोग जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, जिसमें वेन यानी कि शिरा में इंजेक्शन देते हैं और पाप यानी इनहेलेशन एजेंट देते हैं, जिससे मरीज के दिमाग पे असर होने के कारण मरीज बेहोश हो जाता है। और अब अपने श्रोताओं को बता दें कि एनेस्थीसिया विषय पर हम आज के सेहतनामा में श्रोताओं को जानकारी दे रहे हैं। हमें बताइए कि तरह तरह के एनेस्थीसिया क्या हैं और आप इसे कैसे चुनते हैं, इसके बारे में विस्तार से बताइए डॉक्टर साहब। मैं यहाँ पे एनेस्थीसिया का जो बेसिक टेक्निक्स है उसके बारे में बताना चाहूंगा। एक होता है लोकल एनेस्थीसिया। जब आपके शरीर के बहुत छोटे हिस्से का ऑपरेशन करना होता है तब हम लोग लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। दूसरा होता है रीजनल एनेस्थीसिया, जिसमें आता है स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया और रीजनल ब्लॉक्स। स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया तब देते हैं जब पेट और नीचे के हिस्से का ऑपरेशन हो, और ब्लॉक जब हम देते हैं जैसे हाथ और पैर का ही सिर्फ ऑपरेशन हो तब रीजनल ब्लॉक्स देते हैं। रीजनल एनेस्थीसिया में दर्दी होश में रहता है, वो बातचीत कर सकता है और सुन सकता है जी। और तीसरा होता है जनरल एनेस्थीसिया, जिसमें हम इंजेक्शन और इनहेलेशन एजेंट यानी कि भाप देके दर्दी को बिल्कुल बेहोश करते हैं और जो मस्तिष्क पे प्रभाव करता है। तो दूसरे ऑपरेशन पेट के ऊपर के हिस्से के लिए हम लोग जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। अच्छा, तो जो आपने पेट के ऊपर के हिस्से के एनेस्थीसिया की बात की, अक्सर ऐसा सुना जाता है शरीर के कुछ हिस्सों को सुन्न किया जाता है, तो थोड़ा सा और बताइए हमारे श्रोताओं को कि जब एक हिस्सा सुन्न होता है तो क्या दर्द बिल्कुल नहीं होता है कि थोड़ा बहुत दर्द का एहसास होता है? खासतौर से इस बारे में बताइए जब प्रसव पीड़ा से निजात के लिए ऑपरेशन किया जाता है किसी असामान्य स्थिति में, और उस समय जो भी महिला को जब दिया जाता है ये एनेस्थीसिया, तो उस समय कहा जाता है कि एक खास हिस्से में, पेट के हिस्से में दिया जाता है एनेस्थीसिया, तो क्या शरीर के बाकी हिस्सों में दर्द नहीं होता है या थोड़ी देर बाद दर्द का एहसास होता है? उसके बारे में बताइए। देखिए, प्रसव पीड़ा के लिए मैं 2 चीज कहना चाहूंगा। एक तो होता है प्रसव के लिए सीजरियन सेक्शन, जो सीजर करते हैं उस टाइम पे हम एनेस्थीसिया देते हैं। दूसरा होता है पेनलेस लेबर, यानी मतलब नॉर्मल डिलीवरी पेन फ्री करवाते हैं। 2 चीज में एनेस्थेटिस्ट का रोल है। जो सीजर कराते हैं उसमें हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, जिसमें ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को बिल्कुल पेन नहीं होता है। और दूसरा जो मैंने बताया कि पेनलेस लेबर यानी मतलब नॉर्मल डिलीवरी पेन फ्री कराना, उसमें हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं, जिसमें पेशेंट को थोड़ा पता चलता है कि मेरे पेट में कुछ हो रहा है, पर उनको कोई दर्द नहीं होता है, वो दर्द मुक्त रहते हैं। जी, तो क्या एनेस्थीसिया का असर खत्म होते ही दर्द तेज होने लगता है? जी हाँ, दर्द हम लोग क्या करते हैं कि जब एनेस्थीसिया का इफेक्ट कम होने लगे हम लोग पेशेंट को पेन किलर इंजेक्शन भी देते हैं ऑपरेशन के बाद, ताकि उनको ऑपरेशन के बाद भी पेन ना हो या तो मिनिमम हो। जी, इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं एनेस्थीसिया के? एनेस्थीसिया के साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे आपने पहले बताया कि उल्टियाँ हो सकती है, दर्द हो सकता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर ऊपर या नीचे हो सकता है, ये सब हो सकता है। पर हम ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट का मॉनिटरिंग करके उनकी स्थिति को सामान्य रखते हैं। जी, एनेस्थीसिया को अमूमन हिंदी में संज्ञाहरण कहा जाता है, तो हमें बताइए कि क्या ये संज्ञाहरण लेने के लिए सुरक्षित है? मतलब एनेस्थीसिया किसी के लिए भी सेफ है, और आप एनेस्थीसिया को कैसे सुरक्षित करते हैं? यह एनेस्थीसिया लेना एकदम सुरक्षित है। अगर आप पंजीकृत एनेस्थेटिस्ट यानी रजिस्टर्ड एनेस्थेटिस्ट से एनेस्थीसिया ले रहे हैं तो बिल्कुल सुरक्षित है। ऑपरेशन के दौरान हम पेशेंट का विशेष मॉनिटर से मॉनिटरिंग करते हैं, उनकी सारी हृदय की स्थिति नॉर्मल रखते हैं
हम दर्दी के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, इन सब चीजों की निगरानी करते हैं। इनको सभी मापदंडों को सुरक्षित रखते हैं और सुरक्षित बनाए रखते हैं। जी, तो किस तरह के डोज का निर्धारण कैसे करते हैं? मतलब उम्र के हिसाब से निर्धारण होता है या मरीज के हिसाब से या बीमारी के हिसाब से? जी हाँ, डोज और एनेस्थीसिया का डिसीजन जो है वो उनके उम्र के हिसाब से, कौन से प्रकार का ऑपरेशन है, कितने घंटे का ऑपरेशन है और मरीज की स्थिति कैसी है, उसके हिसाब से एनेस्थीसिया का डिसीजन लिया जाता है। जी, किन स्थितियों में खतरनाक हो सकता है एनेस्थीसिया? अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो या कम हो, आपको ऑलरेडी न्यूमोनिया हो, या तो बदन में इन्फेक्शन हो, या तो आपने ऑपरेशन से पहले कुछ खाना खाया हो जो आपने बताया नहीं, या तो आपको कोई एलर्जी हो जो आपने डॉक्टर साहब को बताया नहीं, या तो आपका कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जो आपने डॉक्टर साहब को बताया नहीं, या तो आप कोई मेडिसिन ले रहे हो जो आपने डॉक्टर साहब को बताया नहीं, तो इन परिस्थितियों में एनेस्थीसिया हानिकारक हो सकता है। अच्छा, और विस्तार से बताइए कि एनेस्थीसिया किस तरह से दिया जाता है मरीज को, इसके बारे में, क्योंकि एक डर होता है जैसे ही मरीज को पता चलता है कि एनेस्थीसिया दिया जाएगा, उसे बेहोश कर दिया जाएगा, तो एक खौफ पैदा हो जाता है उसके मन में। तो उसके डर को किस तरह से निकालें, इसके बारे में विस्तार से हमें बताएं। जी हाँ, उसके लिए हम एनेस्थेटिस्ट पेशेंट को ऑपरेशन से पहले मिलते हैं, उनको बताते हैं कि उनको क्या एनेस्थीसिया दिया जाएगा, उनको टेंशन ना हो, डर ना हो, उसके लिए मेडिसिन देते हैं, उनको माइंड डाइवर्ट करने के लिए भी कुछ सलाह देते हैं। हम कहते हैं कि आप योगा भी कर सकते हैं, किताबें भी पढ़ सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं, या तो फिल्म भी देख सकते हैं माइंड डाइवर्ट करने के लिए, और उनको समझाते हैं कि आपका ऑपरेशन किस तरह होगा। जी जी, मैंने सुना है कि कुछ लोगों पर एनेस्थीसिया का असर नहीं होता है, तो ये क्या भला है, जरा बताइए हमारे श्रोताओं को। कुछ लोगों को एडिक्शंस होते हैं, जैसे तंबाकू का व्यसन, अल्कोहल का व्यसन, उन लोगों पर एनेस्थीसिया का असर कम होता है। बिल्कुल नहीं होता, ऐसा नहीं होता, उनके ऊपर एनेस्थीसिया का असर कम होता है। तो उनके लिए, अगर उनको कुछ एडिक्शन है तो उनके लिए हम एनेस्थीसिया टेक्निक बदल देते हैं और उसके हिसाब से एनेस्थीसिया देते हैं। तो अगर आपको कोई एडिक्शन है तो आपको ऑपरेशन से पहले डॉक्टर साहब को बताना चाहिए, ताकि वो आपको अच्छी तरह से एनेस्थीसिया दे सके। जी जी, डॉक्टर जयेश, हमें बताइए कि अगर किसी मरीज को एनेस्थीसिया से बहुत डर लग रहा हो, ऑपरेशन से डर लग रहा हो, तो आप लोग क्या करते हैं? जैसे इंजेक्शन हाथ में दिखाई देता है, और कुछ लोगों को ये भी डर होता है कि हड्डी में एनेस्थीसिया दिया जाएगा, हड्डी का दर्द होगा और बहुत समय तक वो दर्द होता है। तो इसके बारे में जो भ्रांतियां हैं उसके बताइए आप, कि इस तरह की भ्रांति न पैदा हो। जी हाँ, एक ये जो है बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। लोगों को डर लगता है स्पाइनल एनेस्थीसिया से इंजेक्शन लेने में। तो क्या था, पुराने समय में जब ये एनेस्थीसिया का आविष्कार हुआ, उस टाइम पे नीडल की जो साइज थी उसके कारण लोगों को बैक एक यानी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता था। अभी हम लोग बहुत ही पतली सुई का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा कर सकते हो उसके लिए। बहुत पतली सुई का इस्तेमाल करने से दर्द बहुत कम होता है और बाद में भी नहीं रहता है। जी। और अगर फिर भी आपको डर लगता है तो आप अपने एनेस्थेटिस्ट विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं और एनेस्थीसिया अलग देने का भी प्रावधान होता है उसमें। जी जी, और मरीज की वो कौन सी अवस्था होती है जब एनेस्थीसिया देने के लिए मना किया जाता है, एनेस्थीसिया नहीं दे सकते हैं, ऐसा भी कोई मौका होता है? देखिए, हम लोग पेशेंट की जो परिस्थिति होती है उस समय की, जो सर्जिकल इंडिकेशंस होते हैं उसके हिसाब से हम नक्की करते हैं। उनके ब्लड प्रेशर, उनका ब्रीदिंग, ये सब कैसा है, उसके हिसाब से हम लोग एनेस्थीसिया दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, वो नक्की करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत कम हो तो हम लोग एनेस्थीसिया देने से मना करते हैं, या तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत हो तब हम एनेस्थीसिया देने से मना करते हैं। जी जी, और अब बताइए, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट होता है और बहुत सारा खून बह जाता है, आपात स्थिति में आप क्या करते हैं? एनेस्थीसिया दिया जा सकता है या नहीं? जी हाँ, अगर ऑपरेशन लाइफ सेविंग हो तो हम कोई भी रिस्क लेकर एनेस्थीसिया देते हैं। हम पेशेंट का एनेस्थीसिया का ग्रेडिंग करते हैं, जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2। हमारा अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसिया जो होता है उसका ग्रेडिंग सिस्टम है, उसमें ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 5 है। जी जी। तो ग्रेड 5 में रिस्क सबसे ज्यादा होता है। अगर ग्रेड 5 में आता है पेशेंट तो वो रिस्क सबसे ज्यादा रिस्क माना जाता है। तो हम पेशेंट और उनके रिलेटिव को समझाते हैं कि इस तरह का रिस्क है आपके ऑपरेशन में, अगर वो रिस्क लेने के लिए भी तैयार है और ऑपरेशन लाइफ सेविंग है तो हम एनेस्थीसिया देते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल जहन में आया है, वो ये कि मरीज को किस तरह की जानकारी होनी चाहिए एनेस्थीसिया के बारे में ऑपरेशन से पहले? वो डॉक्टर से मिले तो क्या कुछ पूछ ले कि उसके मन के सारे वहम खत्म हो जाएं?
क्योंकि जो डर होता है, डर के बारे में हमने बात की आपसे और आपने बताया भी श्रोताओं को, लेकिन अमूमन जैसी ऑपरेशन का नाम आता है और लोगों को पता चलता है कि एनेस्थीसिया दिया जाएगा, तो ये जो बातें होती हैं, किस तरह से डॉक्टर और मरीज के बीच के संवाद होने चाहिए, बताइए। जो भी पेशेंट को ऑपरेशन कराना है उसे अपने एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर को खुल के मिलना चाहिए, उन्हें अपनी तकलीफों के बारे में बताना चाहिए और उनको कौन सा एनेस्थेसिया दिया जाएगा और उनके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वो आप बेझिझक पूछ सकते हैं अपने एनेस्थेसिस्ट से, और ऑपरेशन के बाद उनकी क्या स्थिति होगी वो भी आप अपने एनेस्थेसिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं। जी जी। और एनेस्थीसिया के और किस तरह के खतरे होते हैं, किस तरह के नुकसान होते हैं भविष्य में? मान लीजिए अगर किसी मरीज को बार बार तादाद में एनेस्थीसिया दिया गया हो तो इसका क्या असर किसी बीमारी के रूप में भी हो सकता है? नहीं, एनेस्थीसिया का कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जो होता है वो इमीडिएट, मतलब विद इन फ्यू आवर्स में जो होता है वही कॉम्प्लिकेशन होता है। एनेस्थीसिया का लॉन्ग टर्म में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है जी। और एनेस्थीसिया की जो दवाई है वो शरीर में 24 घंटे में से निकल जाती है जी। और एनेस्थेटिक डॉक्टर को किस तरह की तैयारी खुद को करनी चाहिए? ये तो मरीज के लिए बताया आपने कि मरीज से जब एनेस्थेटिक डॉक्टर बहुत सारी बातें उन्हें बता देते हैं, वहम दूर हो जाता है, लेकिन जो एनेस्थीसिया देने जाते हैं डॉक्टर, उन्हें किस तरह की तैयारी करनी पड़ती है? मान लीजिए कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला हो तो जब बड़ा ऑपरेशन करने वाला हो तो एनेस्थेटिक डॉक्टर ऑपरेशन से पहले पहुंच जाते हैं, वो पेशेंट का चेकअप कर लेते हैं। दूसरी बात, वो अपने सारे इक्विपमेंट्स चेकअप करते हैं, जैसे हमारा एनेस्थीसिया मशीन होता है, मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, हमारे सारे इंजेक्शन होते हैं जी। और हम लोग ये भी देख लेते हैं कि ऑपरेशन में लाइफ सेविंग मेडिसिन सारी अवेलेबल है कि नहीं, वहाँ पे मौजूद है कि नहीं, और असिस्टेंट स्टाफ हमारे साथ है कि नहीं, वो सब हम देख लेते हैं। उसके बाद ही हम ऑपरेशन चालू करते हैं ताकि ऑपरेशन सुरक्षित रहे और रोगी जो है, दर्दी है, ऑपरेशन के बाद भी सुरक्षित रहे। जी जी। और ऑपरेशन के बाद क्या दर्द पूरी तरह खत्म हो जाता है कि कुछ घंटों बाद फिर से दर्द शुरू हो जाता है? जी हाँ, ऑपरेशन के बाद एनेस्थीसिया का असर जाने के बाद दर्दी को हल्का सा दर्द होता है, जो कि हम पेन किलर इंजेक्शन देके, मेडिसिन देके वो दर्द को कंट्रोल में करते हैं और इतना दर्द कम कर लेते हैं ताकि दर्दी को मिनिमम या बिल्कुल पेन ना हो। जी जी। और अब एनेस्थीसिया के बारे में बहुत सारी जानकारी आपने दी। एनेस्थीसिया और आईसीयू जुड़ा हुआ एक दूसरे से तादाद में है, तो आईसीयू के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि क्या है, इसका फुल फॉर्म बताइए और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, किन स्थितियों में मरीज यहाँ पहुँचता है, विस्तार से बताइए डॉक्टर साहब। जो एनेस्थीसिया डॉक्टर होता है वो सिर्फ ऑपरेशन ही नहीं कराता है, पर वो इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसको आपने आईसीयू बताया, इसका फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, जो कि हिंदी में बोलते हैं गहन विभाग केंद्र, उसको भी हैंडलिंग करता है, उनका भी देखरेख करता है। जो ये एक महत्वपूर्ण इकाई है हॉस्पिटल का, जिसमें हम लोग गंभीर बीमारी के रोगी या तो गंभीर रूप से घायल जो रोगी होते हैं उनको वहाँ पे दाखिल किया जाता है और उनकी देखभाल करते हैं। देखभाल करने में स्पेशल विशेषज्ञों की टीम होती है, पूरे डॉक्टर और नर्सेज की टीम होती है, जो कि पल पल दर्दी की निगरानी करते हैं और उनको ट्रीटमेंट देते हैं जी। आईसीयू में बहुत जरूरी चिकित्सा के जो उपकरण है वो इस्तेमाल करते हैं हम लोग और दर्दी को रोग मुक्त करते हैं जी। तो आईसीयू तक क्या मरीज जो एडमिट है उसे देखने के लिए लोग आ जा सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं या मनाही होती है? जी हाँ, हम लोग आईसीयू में मरीज के रिश्तेदार होते हैं उनको मिलने की परमिशन देते हैं, पर हम लोग केवल जो निकट रिश्तेदार हैं उनको मिलने की ही परमिशन देते हैं और दिन में 1 या 2 बार मिलने की परमिशन देते हैं। बार बार मिलने से मरीज को आराम नहीं मिलता है, उनको जो क्रॉस इन्फेक्शन की संभावना रहती है, क्योंकि आईसीयू के जो मरीज है उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत कम होती है और बार बार मिलने से जो वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी डॉक्टर हैं उनको भी परेशानी रहती है जी। साथ में जो दूसरे मरीज भी होते हैं उनकी भी गोपनीयता और उनकी भी शांति का भंग होता है, इसलिए हम बार बार रिलेटिव्स को मिलने नहीं देते हैं। किन परिस्थितियों में आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है मरीज को? आईसीयू में गंभीर प्रकार के दर्दी जो होते हैं उनको और गंभीर रूप से घायल जो दर्दी होते हैं उनको आईसीयू में दाखिल किया जाता है, और जिसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो, वेंटिलेटर की जरूरत हो, डायलिसिस की जरूरत हो, ऐसे मरीजों को हम लोग आईसीयू में एडमिट करते हैं जी। और किन उम्र के मरीज को आईसीयू में भर्ती किया जा सकता है? क्या कोई उम्र की सीमा रेखा होती है कि आईसीयू में भर्ती करने के लिए कोई उम्र की सीमा रेखा नहीं होती है, पर हर एक उम्र के हिसाब से आईसीयू अलग होता है। जैसे बहुत छोटा बच्चा हो तो इसके लिए नियोनेटल आईसीयू, जो जन्मजात शिशु है उसके लिए नियोनेटल आईसीयू होता है। फिर उसके बाद आता है पीडियाट्रिक आईसीयू, थोड़े बड़े बच्चों के लिए पीडियाट्रिक आईसीयू होता है जी। और फिर आता है एडल्ट आईसीयू।
तो उम्र के हिसाब से आईसीयू अलग होता है, उनको इसके हिसाब से रखा जाता है। जी। और बच्चों का आपने जिक्र किया, तो बच्चों को आईसीयू में रखते हैं तो क्या फिर माता पिता को, खास तौर से मैंने सुना है कि कुछ बच्चों को जॉन्डिस होता है और उसके इलाज के लिए बच्चों को आईसीयू में रख दिया जाता है, तो माता पिता को कहा जाता है कि आप घर जा सकते हैं, तो क्या ऐसा सचमुच मुमकिन होता है कि आईसीयू में बच्चे रखकर माता पिता फ्री हो जाएं? नहीं, हम माता पिता को घर जाने की सलाह नहीं देते हैं। हाँ। स्पेसिफिकली माता को, अगर बच्चा है तो उसको फीडिंग कराने के लिए वहाँ पे अवेलेबल रहना पड़ता है जी। और आईसीयू में वैसे हम लोग राउंड द क्लॉक पेशेंट के साथ नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर्स होते हैं और वहाँ पे पेशेंट की सारी जरूरतों का हम लोग ध्यान रखते हैं जी। पर कुछ जैसे मैंने अभी बताया कि फीडिंग की जरूरत, तो उसके लिए माता को रहना आवश्यक होता है। एक बात और बताइए डॉक्टर साहब कि आईसीयू में बहुत समय तक मरीज रहते हैं और उनकी सांस की गति कम हो जाती है, लेकिन कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर वेंटिलेटर पर बहुत समय तक रखते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिए कि क्या प्रक्रिया है ये। हाँ जी, ये वेंटिलेटर के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा आपको। हम लोग वेंटिलेटर पे कैसे पेशेंट रखते हैं, जैसे पॉइजनिंग के केसेस हो, हेड इंजरी मतलब दिमाग पे गहरी चोट हो, या तो बहुत खराब न्यूमोनिया हो, जैसे अभी स्वाइन फ्लू का जो एपिडेमिक हुआ था, तो स्वाइन फ्लू के पेशेंट हो, ऐसे सारे मरीज हम लोग वेंटिलेटर पे रखते हैं और उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। कई बार लंबे समय तक वेंटिलेटर पे रखने की जरूरत पड़ती है, पर वो पेशेंट की कंडीशन क्या है उसके हिसाब से हम लोग तय करते हैं। वेंटिलेटर में हम लोग जो सेटिंग है ग्रेजुअली धीरे धीरे कम करते जाते हैं और जैसे मिनिमम सेटिंग पे मशीन आता है फिर हम लोग पेशेंट को वेंटिलेटर से निकाल देते हैं। आईसीयू के बारे में आप और कुछ जानकारी देना चाहते हैं श्रोताओं को अपनी ओर से? किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए मरीज को, मरीज के घर वालों को आईसीयू में भर्ती होने से पहले और उसके बाद? कितना खर्च आता है ये भी बताइए। देखिए, आईसीयू में जो पेशेंट रखे जाते हैं वो गंभीर रूप से बीमार होते हैं, उनको बहुत सारी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। मैं पेशेंट के रिलेटिव्स को यही कहना चाहूंगा, संबंधियों को, कि आप पेशेंट के डॉक्टर के साथ मिले, उनसे पेशेंट की जो स्थिति है उनकी जानकारी ले और उनके हिसाब से क्या खर्चा हो सकता है वो भी आप बात कर सकते हैं और आउटकम और लॉन्ग टर्म आउटकम क्या रहेगा उसके हिसाब से आप पेशेंट का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अभी खर्चा की जो बात आपने बताई उसके लिए मैं एक बार और बताना चाहूंगा कि अभी जिस तरह से विज्ञान प्रगति कर रहा है और मेडिकल साइंस प्रगति कर रहा है, तो नए नए इक्विपमेंट, नए नए वेंटिलेटर, नए नए डायलिसिस मशीन, ये सब आने की वजह से जो आईसीयू में ट्रीटमेंट का खर्चा काफी होता है। लगभग तो कितना कहना मुश्किल है, पर वो पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन क्या होती है उसके हिसाब से होता है। और पेशेंट वेंटिलेटर पे है, डायलिसिस पे है तो खर्चा जितना हो सकता है, अगर नहीं है तो फिर खर्चा कम हो सकता है। जी। तकनीकी दृष्टि से कितना सुधार हुआ है, कितना आगे बढ़ा है हमारा देश आईसीयू के मामले में, बताइए। आईसीयू के जो है वो अभी सबसे डेवलपिंग ब्रांच है मेडिकल क्षेत्र में। अभी हमारे पास लेटेस्ट वेंटिलेटर मशीन वही है जो विदेशों में पहले पाए जाते थे। हमारे पास नए नए डायलिसिस मशीन भी है। अभी एक नई जो मशीन आई वो एक्मो, जिसको एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर कहते हैं, वो भी अभी हमारे शहरों में अवेलेबल है। तो जो विदेशों में जो उच्च तकनीक अवेलेबल है वो सारी अपने देश में अभी अवेलेबल है। जी जी। और एक बात हमें बताइए कि मेडिकल टीम इतनी बार क्यों बदलती है? इसमें ऐसा है कि जो पेशेंट है उसका पल पल मॉनिटरिंग, हर सेकंड हर मिनट पे मॉनिटरिंग करना जरूरी है। हम मेडिकल टीम हर एक टीम 8 घंटे के बाद बदलती है ताकि उनका मॉनिटरिंग अच्छी तरह से कर सके। जी बिल्कुल। अब डॉक्टर साहब एनेस्थीसिया के बारे में बात कर रहे हैं। एनेस्थीसिया का उद्देश्य ही है कि मरीज को बेहोश करके उसे दर्द का एहसास न होने दिया जाए। तो कई बार जब मरीज अपने आप से बेहोश हो जाते हैं, बेहोशी छा जाती है उन पर, उसके लिए इनिशियल स्टेज पर क्या करना चाहिए जब डॉक्टर की शरण में हम ना पहुंचे हो उस समय? देखिए, अगर मरीज बेहोश हो जाता है, मतलब घर पे अगर कोई बेहोश हो गया हो, जैसे सडनली, जिसको हम एलओसी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो हो जाए, तो उसके लिए अलग प्रावधान होता है। ऐसे मरीज को इमीडिएटली यानी तुरंत आईसीयू में ले जाना चाहिए जी। वहाँ पे जो विशेषज्ञ होता है वो मरीज की जांच करता है और देखता है कि उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है या तो उनका रीजन क्या है, कि कारण क्या है कि क्यों वो बेहोश हुआ है। बेहोश होने के बहुत सारे कारण होते हैं, तो इसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट देते हैं। जी। चक्कर आना और बेहोश होना का कोई रिलेशन है, तादाद में है? चक्कर आना और बेहोशी होना बहुत अलग अलग चीजें हैं। बेहोश मतलब बिल्कुल अनकॉन्शियसनेस जो होता है, इसको हम लोग बेहोशी कहते हैं। सिर्फ चक्कर आने में पेशेंट होश में रहता है,
वो बातचीत कर सकता है। तो दोनों के सबके कारण अलग होते हैं, तो उसके डिजीज और डायग्नोसिस अलग अलग होते हैं। तो हम उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, सीटी स्कैन, MRI और ब्लड टेस्ट, और उसके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट होता है। आप हमें बताएं डॉक्टर साहब कि कई बार ऐसा सुना जाता है कि खास समय के बाद एनेस्थीसिया दिया गया है और इतने समय बाद होश आना है मरीज को, और ये कहा जाता है अरे अभी तक मरीज को होश नहीं आया है। तो इसकी क्या वजह होती है और ऐसे में फिर आपकी डॉक्टर्स की टीम क्या करती है? कई बार ऐसा होता है कि कुछ जनरल एनेस्थीसिया में सबसे ज्यादा होता है ऐसा कि कुछ लोगों को नींद का इंजेक्शन देने के बाद उनका जो बेहोशी थोड़ी लंबी ज्यादा चलती है। तो उसके लिए हम लोग फिर पेशेंट की कंडीशन देके अगर उनको वेंटिलेटर की जरूरत या तो आईसीयू में शिफ्ट करने की जरूरत होती है तो आईसीयू में शिफ्ट करते हैं और वहां पे उनकी ट्रीटमेंट करते हैं और वेट करते हैं कि दवाई का इफेक्ट जाए। कोई भी दवाई का इफेक्ट जो एनेस्थीसिया की वो 24 घंटे से ज्यादा चलता नहीं है। अच्छा। तो विद इन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट एनेस्थीसिया में से फिर बाद आ जाते हैं, पर तब तक उनकी सारी जो सिस्टम होती है उनका मॉनिटरिंग करते हैं और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। तो एनेस्थीसिया जब दे देते हैं डॉक्टर तो उनकी भूमिका खत्म हो जाती है ऑपरेशन तक, या फिर एनेस्थीसिया के डॉक्टर को भी रुकना पड़ता है वहाँ ऑपरेशन के समय तक? जी हाँ, मैंने पहले एक बात बताई कि हम लोग ऑपरेशन से पहले पेशेंट की जांच करते हैं। पूरे ऑपरेशन के दौरान हम पेशेंट के साथ खड़े रहते हैं, उनका मॉनिटरिंग करते हैं, उनके कार्डियोग्राम, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब चीजों का मॉनिटरिंग करते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि पेशेंट की स्थिति अनुकूल रहे जी। और ऑपरेशन के बाद भी हम लोग ये भी देखते हैं कि पेशेंट की स्थिति सामान्य रहे। जी जी। कहने का मतलब कि हम ऑपरेशन के पहले भी पेशेंट के साथ रहते हैं, ऑपरेशन के दौरान भी साथ रहते हैं और ऑपरेशन के बाद भी हम पेशेंट के साथ ही होते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे हमारी बात हुई और इतनी सारी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी एनेस्थीसिया के बारे में। बहुत शुक्रिया। थैंक यू ममता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एनेस्थीसिया क्यों और कैसे, इस विषय पर जाने माने एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर जयेश राजपुरा से ममता सिंह की बातचीत अभी आपने सुनी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो सातों दिन खुलता है। हर रोज सुनिए।